क्षेत्र। आज हम क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? आवेश के चारों ओर का वह समुदाय जिसमें समस्त क्षेत्र आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। क्या बताया गया? आवेश। तो ये कोई आवेश है, इसके ओर का ये क्षेत्र है, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है। यहाँ पे क्या करेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। बल लग रहा है कौन सा? या तो आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण हो सकता है। जहां पे अनुभव करना शुरू कर दे वही क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला है वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें आवेश जो होते हैं वो गति करने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में धन आवेश का मार्ग वैद्युत बल रेखा कहलाती है। जैसे ये दिखाया गया, ये आपका धन आवेश है और ये धन आवेश का क्या है? मार्ग है। तो ये जो धन आवेश का मार्ग है यही क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखा कहलाती है। एग्जाम्पल, ये मान लीजिए एक धन आवेश है, इसमें से ये रेखाएं निकल रही हैं। तो जो रेखाएं निकल रही हैं यही रेखाएं क्या कहलाती हैं? वैद्युत बल रेखा। तो सिंपल में बता सकते हो, धन आवेश से निकलने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात जो रेखाएं निकलेंगी वह धन सिरे से दूर जाती हैं। कहां जाएंगी? धन सिरे से दूर की ओर जाती हैं। अब यहां से कुछ पॉइंट बताया गया। वैद्युत बल रेखा के मार्ग में खींची गई स्पर्श रेखा। तो जो विद्युत बल रेखा का मार्ग है इसमें अगर हम क्या खींच दें? स्पर्श रेखा खींच दें। अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो क्या हो जाएगा? आवेश पे लगने वाला बल एवं वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाता है। किसकी किसकी दिशा दिखा रहा है? बल की एवं किसकी? वैद्युत क्षेत्र की। दो दिशा दिखाया है। तो कौन कौन दिशा दिखाता है? क्या दिखाता है? स्पर्शी रेखा। हम क्या करते हैं? वैद्युत बल रेखा के बीच में अगर स्पर्शी रेखा खींच दें तो क्या क्या दिखाएगा? बल की दिशा दिखाएगा एवं वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया? वैद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ है जिसमें एकांक धन आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता रहता है। जो भी आवेश है वो क्या करता रहता है? स्वतंत्र रूप से हमेशा गति करता रहता है। किसमें? वैद्युत बल रेखा। यदि किसी धन आवेश के निकट कोई दूसरा धन आवेश स्वतंत्र छोड़ दे, जैसे ये धन आवेश है, इसके पास दूसरा धन आवेश लेकर छोड़ दे, तो आपको पता है आवेश में दो आवेश क्या समान है, एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। तो प्रतिकर्षण के कारण वो कहां पर चला जाएगा? अनंत पर चला जाता है। कहने का मतलब जब समान आवेश होगा, एक के बाद दूसरा आवेश वहां पे लेकर छोड़ेंगे तो इसको दूसरे क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, जिसके कारण कहां चले जाएंगे? अनंत पर ये चले जाते हैं। यहां से एक चीज निष्कर्ष निकला है, जो वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल रेखा के कारण ही आता है। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं होंगी वहां पर यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा और वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकलती हैं। और इसके बाद हम देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है? पहला, ये रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। यहां देखें, धन आवेश से ये रेखाएं निकल रही हैं और किधर प्रवेश कर रही हैं? ऋण आवेश में प्रवेश कर रही है। तो पहला पॉइंट क्या बताओगे आप लोग? धन आवेश से निकलेंगी और किधर प्रवेश करेंगी? ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अगर यहाँ पे स्पर्शी खींच दें, इधर की ओर जा रही है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर की होगी? प्लस से माइनस की ओर होगी। अर्थात हम किसी भी वैद्युत बल रेखा पर स्पर्शी खींच दें तो किसकी दिशा बताएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट आपका है, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर एक दूसरी रेखाओं को कभी नहीं काटती, क्योंकि
अगर काटेंगी तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा की, जैसे यहाँ पे ये काट दी, एक ही बिंदु पर कितनी स्पर्शी रेखा की जा सकती है, दो स्पर्शी रेखा की जा सकती है, जिसके कारण इसकी दिशाएं क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका है। अगर कभी भी दो आवेश है, एक प्लस है एक माइनस है, पूछे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो हमेशा बताएंगे प्लस से दूर माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। क्या बताओगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से दूर और किधर की ओर होता है, माइनस की ओर होता है। यहाँ से वैद्युत बल रेखा के गुण हो चुका है। वैद्युत बल रेखा गुण पहला बताया गया, ये रेखाएं धन सिरे से निकलती हैं और कहाँ प्रवेश कर रही हैं, ऋण सिरे में प्रवेश कर जाती हैं। और जब अगर इस पे स्पर्शी खींचते हैं तो किसको दिखाती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा पॉइंट है कि इन पे ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर काटेंगी तो क्या हो जाएगा, एक ही बिंदु पर, यहीं से मान लीजिए काट दी, तो एक ही बिंदु पर एक स्पर्शी रेखा ऐसे, एक स्पर्शी रेखा ऐसे, एक ही बिंदु पर इसकी क्या हो गई, दो दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं होती है। आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो क्या बताएंगे, किसी बिंदु आवेश पे लगने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ से मान लीजिए ये आवेश है Q0, Q0 है और Q0 पे कोई बल लग रहा है। अगर बल कैसे लगेगा, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो इस पे कितना बल लग रहा है, माना Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पे लगने वाला बल कितना है, F हो, तब क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E से दिखाते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, F अपान Q0। क्या बताया गया, एकदम सिंपल बताओ कि इस पे जो बल लगे और जिस आवेश पे लगता है उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से बताना, क्या जिस आवेश पे बल लगे तथा उसी आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मात्रक देखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। याद कर लेना कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आया होगा। क्या बताया गया, कोई आवेश होगा, मान लीजिए आवेश है क्यों, इस पे कोई बल लगेगा, आवेश Q0 था, इस पे कितना बल मान लिया लग रहा है, F बल लग रहा है। तो इस जो बल लग रहा है तथा दो जो आवेश है, इन दोनों का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगली रीडिंग है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थ्योरी आप लोग लिखेंगे, हम समझाएंगे। तो मान लेना एक आवेश Q है और यहाँ पे एक आवेश कितना है, Q0। तो इस आवेश को क्या मानेंगे, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कितना है, Q0, और क्या है, Q है। मान लिया गया इसके बीच की दूरी कितनी है, R है। अब एक चीज बताओ, दो आवेश हो और बीच की दूरी दिया गया हो, इसको मान लो पॉइंट ए, इसको मान लो पॉइंट बी। दो आवेश हो, बीच की दूरी हो, तो इस पे क्या लगेगा, बल लगेगा। और बल का निर्धारण किससे हम करते हैं, कूलाम के नियम से करते हैं। यहाँ से क्या बताओगे, चलो थ्योरी लिख लेना। हम बता रहे हैं, माना बिंदु ए पर Q कूलाम तथा बिंदु बी पर Q0 कूलाम आवेश रखा है। इसके बीच की दूरी कितनी है, R मीटर है। तब इस पे लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार
किसके नियमानुसार? कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान r स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। किसके नियम के अनुसार किए? कूलाम के नियम के अनुसार। फिर से एक बार थ्योरी आपको बताते हैं। क्या बताओगे थ्योरी? ये फिगर देखो, माना बिंदु ए पर क्या रखा? क्यों रखा। बिंदु बी पे क्या रखा? Q0 रखा। और इसके बीच दूरी कितनी है? r है। तो इस पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान r स्क्वायर। दूसरा इसमें क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या हो जाएगा? E बराबर ऐसा कर सकते, वैद्युत क्षेत्र परिभाषा से परीक्षण आवेश Q0 पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा? तब परीक्षण आवेश Q0 हो तो उस पे वैद्युत क्षेत्र की E बराबर F अपान Q0। तो हम क्या बताए? परीक्षण आवेश है E बराबर F अपान Q0 और F का मान उठा के रख दो। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, F का मान कितना है? Q0 अपान r स्क्वायर इंटू 1/Q0। ये तो F का मान था, ये Q0 से Q0 क्या कैंसिल हो जाएगा। E बराबर कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। यहां से सीधा सा बता सकते हैं, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे और किसी आवेश के कारण कहे तो फार्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर होता है। यही है किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे। तो मान लीजिए आपके पास ये x एक्सिस है, ये क्या है आपका y एक्सिस है, ये इसका क्या है? ओरिजिन है। तो क्या बताएंगे? माना मूल बिंदु से r1 दूरी पर एक आवेश q1 है और मूल बिंदु O से r2 दूरी पर एक बिंदु क्या है? q2 है। और इसका q1 से q2 का जो विस्थापन है, सदिश विस्थापन है r12 है। Q1 है और क्या है? Q2 है। तो Q1 से Q2 का जो सदिश विस्थापन है क्या है? R12 है। और दूसरा कहें ये Q2 है, ये Q1 है और Q2 से, तो यहां से देखेंगे जैसे Q2 यहाँ पे Q1 है, तो Q2 से Q1 की ओर जो लगेगा तो सदिश विस्थापन कितना बताएंगे? R21 हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं? 1 से 2 तो R12, 2 से 1 तो R21। ये क्या? सदिश विस्थापन है। तो जिस दिशा में चल रहा है Q2 से Q1 का सदिश विस्थापन बताओ क्या होगा? R21 होगा। अब कहें Q1 से Q2 का सदिश विस्थापन क्या होगा? R12 होगा। तो चलो देखते हैं Q1 व Q2 की दिशा में सदिश विस्थापन। Q1 व Q2 के दिशा में सदिश विस्थापन। हम यहां से पहुंचे, देखो यहां से अलग फिगर बनाते हैं। O से कहां पहुंचे? R1 पे पहुंचे, यहाँ पे Q1 हो गया। और Q1 से कहां पे पहुंचे? Q2 पे पहुंचे। कितना जाकर? R12 पहले ही बता चुके, Q1 से Q2 पे चल रहे, R12 सदिश है। और यहां से देखो R2 वेक्टर है, तो यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? माइनस हो गई। अर्थात क्या हो जाएगा? R1 प्लस R12 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही Q2 व Q1 के कारण यहाँ से ये आपका Q2 है और जिसकी दूरी कितनी? R2 है। ये दूरी कितनी है? Q1 है। दूरी कितनी? R1 है। ऐसे डायरेक्शन बना दे और इसका सदिश कितना हो जाएगा? 2 से 1 पे चल रहा है, R21 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? R2 तो R2 से कहां चल रहा है? R21 और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? बदल गई। तो माइनस क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। तो R21 बराबर क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2। तो या इसको लिख सकते हैं R21 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन कर ले, R2 माइनस R1। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में R2 माइनस R1 के स्थान क्या है? R12। यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर R21 इज इक्वल टू माइनस R12। तो क्या बताएंगे? Q1 पे Q2 द्वारा लगने वाला बल, Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल इधर की ओर बल लगाएगा। कितना लगाएगा? F21। क्या लगाया? F21। क्या बता रहे हैं?
दो पे लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, एक के कारण लग रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, F21 बराबर कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 अपान इसके बीच सदिश विस्थापन कितना है, R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 कैप। अच्छा कैप क्या है, तो जो कैप होता है एकांक सदिश होता है जिसका मान कितना होता है, एक होता है। R12 क्या है, एकांक सदिश है। और एकांक सदिश का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, दिशा बताने के लिए। कहाँ पे करेंगे, दिशा बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात इस बल, ये बल किधर क्यों लग रहा है ये बता रहा है। तो फिर से बताओ, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, Q2 द्वारा Q1 पे जो बल लगेगा इधर क्यों लगेगा, F12 लगेगा। F12 बराबर इसकी दिशा में विस्थापन कितना है, R21। 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर इंटू R21 का कैप बता दिया गया। क्या बताता है, दिशा बताता है। यहाँ समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 बन चुका है। आगे देखते हैं समीकरण 3 और 4 से। देखो यहाँ समीकरण अगर देखें R21 किसके बराबर है, -R12 के बराबर है। तो समीकरण फिर से रख लें, इससे समीकरण इसको बना दो 3, इसको बना दो 4, इसको बना दो 5। तो किससे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से 5 में मान रखने पर, 5 में क्या रख दें, मान रख दें। मान रखने पर क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान यहाँ पे क्या रख सकते हैं, -R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। अब यहाँ से समीकरण नंबर 6, अब कौन सा देखें समीकरण नंबर कौन सा है हमारे पास, ये 4 है। समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 4 व 6 से देखें 4 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 कैप। यहाँ क्या हो जाएगा, R21 के स्थान पर लिखेंगे हम R12 स्क्वायर R12, क्योंकि यहाँ क्या रख सकते, R21 बराबर कितना है, -R12 है। यहाँ समीकरण 4 व 6 से F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, ये किसके नियम को प्रूव करता है, न्यूटन के तृतीय नियम को सिद्ध करता है। न्यूटन के तृतीय नियम को सिद्ध करता है कौन, ये आपका न्यूटन कूलाम के नियम का सदिश रूप न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है। अर्थात जितना बल आप किसी वस्तु पे लगाओगे उतना ही बल दूसरी वस्तु आपके विपरीत दिशा में लगाती है। यही कूलाम के नियम का सदिश रूप